हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। होप आप सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आप सबको समझ आ रही होंगी और हेल्प कर रही होंगी चैप्टर्स समझने में। आज हम क्लास 5 बाल भारती साइंस का चैप्टर प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि हम चैप्टर स्टार्ट करें, प्लीज़ पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट मेरी वीडियो आप मिस ना कर सकें। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स। Soma came home from school at 3 p.m. She has lunch which consists of roti and vegetables. Now it is 8 p.m. She is having dinner with her family. सोमा स्कूल से घर आई 3 बजे। लंच करे है जिसमें रोटी खाई उसने, सब्जी खाई। उसके बाद 8 बज गए रात को जब उसने अपनी फैमिली के साथ डिनर किया। टॉक टू योर partner and write the name of at least 6 food items which you see in picture. इस पिक्चर में आप अलग अलग आइटम्स के नाम बताइए, 6 जो आप देख सकते हो। क्योंकि ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर बहुत वैरायटी की चीज़ें ज़रूरी है, एक ही चीज़ नहीं खा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल दूध है, खाली दूध ही नहीं पी रही है, या दलिया है, खाली दलिया ही नहीं खा रही है, खाली फ्रूट्स ही नहीं खा रही, वैरायटी ऑफ थिंग्स हैं। रोटी है, दाल है, सब्ज़ी है, ठीक है, सैलड है या फ्रूट्स हैं, राइस हैं, कुछ पीने के लिए भी है। आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन नेचर, हमारी लाइफ पूरी नेचर पे डिपेंड करती है। प्लांट्स आर द मेजर पार्ट ऑफ नेचर, और नेचर का सबसे बड़ा जो एक पार्ट, एक मेजर रोल प्ले करते हैं हमें ह्यूमन बींग्स के अलावा, वो हैं प्लांट्स। प्लांट्स हमें फूड देते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड होते हैं जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब हमें प्लांट से मिलते हैं। इसके अलावा शुगर, ऑयल, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। प्लांट्स हमें वुड भी देते हैं, खाना तो देते हैं, खाने के अलावा भी प्लांट्स की बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। हमें क्लास 4th में भी पढ़े हैं और याद कर रहे हैं बहुत सारे इंपॉर्टेंस। यहाँ पे भी कुछ लिखे हैं जैसे वुड, फाइबर, रबड़, गम, टी, कॉफ़ी, ठीक है। इसके अलावा भी और भी बहुत चीज़ें थी जैसे कि मेडिसिन्स, ठीक है, परफ्यूम्स। हमने 4th क्लास में बहुत सारी लिस्ट थी, याद करे थे, राइट। उसके अलावा प्लांट्स हमें लाइफ जीने के लिए ऑक्सीजन भी देते हैं। प्लांट्स सॉइल इरोजन भी कम करते हैं। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है जो अच्छी सॉइल होती है। अच्छी सॉइल कौन सी होती है? जिसमें प्लांट्स उग पाएँ, जिसमें मिनरल्स हों, न्यूट्रिएंट्स हों। ऐसी सॉइल जो बहुत फर्टाइल कही जाती है, मतलब अच्छी कही जाती है, जहाँ प्लांट्स को ताकत मिल पाती है, सॉइल से प्लांट्स उग पाते हैं। ऐसी अच्छी सॉइल, फर्टाइल सॉइल जो होती है, वो किन्हीं वजह से अपनी जगह से हट जाती है या उड़ जाती है, दूसरी जगह चली गई या हट गई, बह गई। बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसके कि कैसे हट गई। तो प्लांट्स सॉइल इरोजन को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस मतलब कम करते हैं। कम कैसे करेंगे? प्लांट्स जब लगे हुए होते हैं, सपोज एक सॉइल है जहाँ बहुत हवा चलती है, ऐसी जगह है वो सॉइल जहाँ बहुत विंडी एरिया है, ठीक है, तो बहुत हवाओं से क्या होगा, वो सॉइल उड़ उड़ के चली जाएगी। पर वहाँ पे अब हमने 4 ट्रीज़ लगा दिए, 2 यहाँ 2 यहाँ। अब ट्रीज़ की जो बड़े बड़े ट्रीज़ होती हैं उनकी रूट्स भी बड़ी बड़ी होती हैं और पूरे में फैली हुई होती हैं ज़मीन में, और वो होल्ड करके रखती हैं टाइटली सॉइल को। तो उससे क्या होता है, उससे टाइटली पूरी सॉइल को पकड़ के जकड़ के रखती हैं, तो सॉइल उड़ नहीं पाती, सॉइल इरोजन कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लाइफ जो अर्थ पे है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती प्लांट्स के बिना, इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाने चाहिए, बिकॉज वी डिपेंड ऑन देम, क्योंकि हम उन पर डिपेंडेंट हैं। मोर प्लांट्स वुड मीन अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स टू मीट आवर नीड्स। ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो हमारी नीड्स इतनी सारी हैं, तो हमारी नीड्स फुलफ़िल हो पाएंगी, हमें हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे प्लांट्स। अब न्यू प्लांट्स उगते कैसे हैं? वाई डज अ प्लांट प्रोड्यूस सो मेनी सीड्स? एक प्लांट के बहुत सारे सीड्स क्यों होते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आता है कि एक प्लांट के इतने सारे सीड्स क्यों होते हैं, या इस टाइप से भी आ जाता है कि क्या सारे सीड्स से प्लांट उग पाता है या उगा सकते हैं, ठीक है।
उनके एक प्लांट के इतने सारे सीड्स इसलिए होते हैं क्योंकि सीड्स से ही नया प्लांट उगता है, लेकिन सारे सीड्स से नया प्लांट नहीं उगता। तो हमें कैसे पता चलेगा किन से उगता है किन से नहीं उगता? कुछ जो वेल डेवलप्ड होते हैं उनसे उग पाता है। आइए पढ़ते हैं हम यहाँ पे। कुछ सीड्स जो फुल्ली ग्रो नहीं हो पाए, जब वो तोड़े गए पेरेंट प्लांट से या पेरेंट प्लांट से अलग हुए, तब तक वो पूरे नहीं ग्रो हो पाए थे। ठीक है। कुछ सीड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग विंड्स की वजह से या हैवी रेन की वजह से, या कुछ सीड्स को इंसेक्ट्स या बर्ड्स भी खा लेते हैं। तो सम डू नॉट गेट राइट सॉइल और इनफ एयर वाटर, कुछ को सही तरीके से सॉइल एयर वाटर नहीं मिल पाता तो वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाते, और इसीलिए कुछ सीड्स प्लांट्स में मतलब न्यू प्लांट नहीं उग पाता उनमें से। सीड्स दैट सर्वाइव, जो सीड्स सही से बन पाए हैं उनमें से उनको भी अगर फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी ग्रोथ के लिए, जो कि होता है, आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस का क्या क्या होते हैं, सनलाइट, वाटर, सॉइल। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा, अगर ज़्यादा ही हम शुरू शुरू में सनलाइट या ज़्यादा ही वाटर दे देंगे तो भी प्लांट नहीं उगते। बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज पे उनको ज़्यादा सनलाइट या वाटर नहीं चाहिए होता, बट थोड़ा सा उनमें जर्मिनेशन होने शुरू होता है तब उनको, मतलब प्लांट उगना शुरू होता है तब उनको चाहिए होता है। ठीक है। तो हम उसको सब सही तरीके से कंडीशंस देंगे ग्रोथ के लिए, तब उनमें से नया प्लांट उगता है। ये एक्टिविटी आप करके देखें, आपसे मैम करवाएंगी भी, क्लास में भी मैम ज़रूर होमवर्क देती हैं कि आप सीड्स को ऐसे उगा कर देखें। ठीक है, और लेकर आएँ। फूड फॉर अ बेबी प्लांट इज स्टोर इन द सीड लीव्स। अब कोई सीड होता है, सीड्स भी दो टाइप के होते हैं। एक सीड होता है कि प्रॉपर एक ही सीड है, फॉर एग्जांपल जैसे कॉर्न देखें आपने या आपने राइस देखें, एक ही सीड होता है। कुछ सीड होते हैं जिसके दो पार्ट होते हैं, जैसे आपने दालें देखी हो, मटर देखी हो, हर या छोले राजमा देखी हो, उनके अंदर ऊपर एक कवर सा चढ़ा हुआ होता है, उसके अंदर दो टुकड़े होते हैं, दो पीस होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इनको सीड लीव कहते हैं। तो सीड लीव्स में से ही भी जो बेबी प्लांट है उसको अपना फूड मिलता है, न्यूट्रिएंट्स या अपनी ताकत जो चाहिए उसी में होती है, उससे उसको मिलती है। एज लॉन्ग एज बेबी प्लांट डज नॉट ग्रो ग्रीन लीव्स इट डिपेंड्स ऑन द फूड स्टोर इन द सीड। जब तक वो प्लांट बड़ा नहीं हो जाता उसके लीव्स की, देखो लीव्स क्या हैं, लीव्स हैं प्लांट की किचन। आपने कभी भी ये बात बहुत बार सुनी भी हो सकता है कि लीव्स को प्लांट की किचन कहा जाता है। तो जब तक किचन नहीं बनेगी तब तक खाना कैसे आएगा, कहाँ से आएगा? जब तक वो प्लांट इतना बड़ा ना हो जाएगा उसमें से लीव्स आने लगे तब तक उसको कहाँ से खाना मिलेगा? तब तक उसको सीड लीव्स में से खाना मिलता है, वहाँ पे उसके लिए खाना स्टोर होता है। सीड्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक ग्राम्स, पीस, बीन्स, इनके कुछ सीड्स के दो सीड लीव्स होते हैं, उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, डाइकॉट सीड्स। ठीक है। और कुछ सीड्स के जैसे मेज, वीट, राइस, इनके एक ही सीड लीव होते हैं, उनको कहते हैं मोनोकॉट सीड्स। ठीक है। अब सीड जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन होता है जब सीड में से प्लांट उगने लगता है, स्टार्टिंग होती है उगने की, उस प्रोसेस को या उस पॉइंट को हम कहते हैं सीड जर्मिनेशन। की सीड में से नया प्लांट उग रहा है तो वो सीड नहीं रहा, वो सीड जर्मिनेट हो रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग, सीडलिंग, सीड कन्वर्ट हो गया सीडलिंग में, उसमें से रूट्स निकलने लगे हैं या प्लांट निकलने लगा, उसको कहते हैं जर्मिनेशन। ठीक है, ये एक्टिविटी आप करके देखेंगे। कोई मैं आपको कैसे करनी होती है, एक थोड़ा सा बहुत शॉर्ट देती हूँ। एक सबसे पहले आप चना ले लीजिए, चाहे आप काले चने ले लीजिए या मोठ ले सकते हैं आप। ठीक है, काले मोठ भी ले सकते हैं, हरे मोठ भी ले सकते हैं। उनको आप भिगोएं, एक रात के लिए भिगो दें। सुबह उनको पानी उनका निकाल कर उसको उनको गीले कपड़े में लपेट कर रख दें। ठीक है, चाहे आप एक कटोरे में ही कपड़े को में लगा दें या कैसे भी लगा दें। ठीक है, लपेट कर रख दें
और फिर शाम को देखें कपड़ा हो सकता है सूख जाए तो उस कपड़े को दोबारा से पानी छिड़क दें या हल्का सा या गीला कर दें। पानी भरना नहीं है कटोरे में या प्लेट में, उसको सिर्फ छिड़कना है। आप गीली कॉटन भी लगा सकते हैं। एक्चुअली चाहिए क्या, हमें गीली चीज़ चाहिए जिसमें वो लिपटे रहें। कॉटन भी इसलिए होती है कि वो पानी सोखे रखती है। ठीक है, अगर आपको लगे कि सूख रहा है तो थोड़ा पानी और छिड़क दें उसमें। आप 1-2 दिन में ही देखने लगेंगे उसमें से आप कि वो निकलने लगा है, जर्मिनेशन होने लगी है, सीडलिंग निकलने लगा है। तब आप उसको, जब थोड़ा सा वो सीडलिंग बड़ा होने लगे तब आप उसका वो रिमूव करके कॉटन या हैंगी उनको बाहर, बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, लेकिन आप फिर उनको थोड़ा सा बाहर रख सकते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे वो उगने लगेंगे तब आप उनको सन में भी रख सकते हैं और फिर थोड़ा थोड़ा पानी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं उनका। ठीक है, अब आप अगर नोटिस करें, अगर आप ये चीज़ करें और अगर आप उनको बंद कंटेनर में रख दें, एयर टाइट डब्बी में बंद कर दिए, तो वो नहीं उगेंगे। क्यों? उनको एयर नहीं मिली। सेकंड चीज़, अगर आप उनको फ्रिज में रख दें तो भी वो नहीं उगेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को उगने के लिए थोड़ी गर्माहट चाहिए होती है। फ्रिज में रख देंगे तो वो नहीं उगेगा। पानी ना दें उनमें, सूखे हो जाएंगे तो भी वो नहीं उगेंगे, क्योंकि उनको थोड़ी सी नमी वाटर चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे है, सारी इस एक्टिविटी का डिस्कशन किया हुआ है यहाँ पे, जो हमारी एक्टिविटी थी ये एक्टिविटी। तो इसका अगर आप देखेंगे, आप इफ़ यू विल नोटिस दैट ओनली द सीड इन प्लेट 4 इज़ जर्मिनेटेड, क्योंकि उसको एयर वाटर वार्मथ तीनों चीज़ मिली हैं। ठीक है, एयर मॉइस्चर एंड वार्मथ करने ये नेसेसरी होती हैं जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ जर्मिनेशन सीड्स नीड्स एयर टू ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए, वाटर चाहिए उसको, ताकि उसका सीड कोट सॉफ्ट हो सके, वो थोड़ा सा गल सके, ब्रेक हो पाए, उसमें से नया निकल पाए प्लांट। दिस हेल्प्स द बेबी प्लांट टू ब्रेक द सीड ओपन एंड कम आउट। और वार्मथ चाहिए, गर्माहट इज नीडेड टू सेल टू ऑफ द सीड्स टू बिकम एक्टिव, उनको एक्टिवेट करने के लिए जो उसमें सेल्स होते हैं गर्माहट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अब स्टेजेस होती हैं इनकी, ये ऐसे बनता है, इसमें से ये निकलने लगती है, फिर ये ऐसे बन जाता है, ये रूट होती है नीचे जाने लगती है, ये प्लांट निकलने लगता है वो जो ऊपर जाने लगता है। टाइनी रूट्स विल कम आउट ऑफ द सॉफ्ट मॉइस्ट सीड कोट में से टाइनी रूट्स आने लगती हैं। पहले रूट आती है, बाद में शूट्स आती हैं। लेटर शूट्स टू विल कम आउट, देन रूट ग्रोज डाउनवर्ड्स, रूट नीचे चली जाती हैं टुवर्ड्स ग्रेविटी, एंड शूट ग्रोज अपवर्ड, ऊपर जाती हैं शूट टुवर्ड्स सनलाइट, सनलाइट ढूंढने के लिए। दिस सीडलिंग ग्रोज एंड बिकम अ प्लांट, और धीरे धीरे ये ग्रो करता है और प्लांट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, डिस्पर्सल का क्या मतलब है, डिस्पर्सल वर्ड का क्या मतलब है? डिस्पर्सल मतलब होता है, जैसे कि वो डिस्पर्सल नहीं जो आप लोगों का स्कूल में होता है। ठीक है, उसमें भी क्या होता है, उसमें भी क्या होता है, बच्चे बांट रहे हैं, जिनकी जहाँ जो जगह है या जिनको जहाँ जाना है वो उनको वहाँ भेज रहे हैं, या एक तरीके से बंटवारा कर दिया, या बस वाले अलग गए, वैन वाले अलग गए, सेल्फ वाले अलग गए, है ना। डिस्पर्सल में कुछ जिनके पेरेंट्स लेने आए उनको दे दिए। तो यहाँ डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड मतलब अब कोई सीड उगा है, कोई प्लांट है जिसमें बहुत सारे सीड्स हैं, अब वो प्लांट के अंदर ही रह जाएगा तो थोड़ी ना नया प्लांट बनेगा। नया प्लांट बनेगा जब वो सीड्स उस प्लांट से हटकर सारे में फैल जाएंगे या बट जाएंगे, या कोई कहीं चला गया कोई कहीं चला गया, तभी तो वो नया प्लांट उग पाएगा। क्या वो उसके अंदर ही रहे रहे उग पाएगा? नहीं उग पाएगा। प्लांट्स आर फिक्स टू द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स ग्राउंड पे फिक्स है, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। अगर इफ़ ऑल बेबी प्लांट ग्रो नियर द पेरेंट प्लांट, नॉट ऑल वुड सर्वाइव। अगर वहीं की वहीं सीड गिर गए और वहीं की वहीं और नए नए सारे प्लांट उग गए, सपोज़ एक गमला है, एक गमले में एक प्लांट है, उसके 10 सीड और उसी गमले में गिर गए और उसी गमले में 10 और उग गए, तो वो सारे के सारे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो सबको आपस में लड़ेंगे, मतलब सबको उतनी ही मिट्टी में से उतने ही मिनरल में बांटने हैं, उतनी ही न्यूट्रिएंट्स बांटने, उतनी ही स्पेस उनको यूज़ करनी है, उतना ही पानी जो उस गमले में दिया जाएगा उनको यूज़ करना है।
तो उन सब के लिए इनफ नहीं हो पाएगा, तो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना उनको। ठीक है, हैंस देयर आर सम एजेंट्स, इसीलिए नेचर ने, कुदरत ने, भगवान ने ऐसे कुछ एजेंट्स बनाए हैं जिससे वो सीड्स फैल सकें, बढ़ सकें, इधर उधर समझ के फैल सकें। ये एजेंट्स सीड्स को या पूरे फ्रूट को ही ले जाते हैं पेरेंट प्लांट से दूर और फिर कहीं और फैला देते हैं, मतलब सीड्स, ताकि फैल सके। इसको कहते हैं डिस्पर्सल। ठीक है, अब कौन होते हैं ऐसे एजेंट्स? एजेंट्स हो विंड, वाटर, एनिमल्स, या फिर एक्सप्लोजन से भी, फ्रूट के एक्सप्लोजन से, फ्रूट के फट जाने से, या एक्सप्लोजन मतलब बॉम्ब ब्लास्ट नहीं है, एक्सप्लोजन मतलब यहाँ एक तरीके से उसका छिलका फट गया या टूट गया या एकदम से तो वो गिर गए। जैसे कई बार मटर का छिलका आप देखते होंगे फट जाता है तो उसके मटर के दाने बिखर जाते हैं, इस टाइप से। ठीक है, तो स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन सीड्स एंड फ्रूट्स हेल्प देम दीज सीड्स इन डिस्पर्सल। सबका अलग अलग स्ट्रक्चर है जिस वजह से वो जो हेल्प करता है उनके डिस्पर्सल में। विंड से देखते हैं, एक कॉटन के सीड होता है, एक मदार सीड होता है, और एक ये हिप्टेज सीड होता है। ये बहुत हल्के होते हैं, ये हवा से ही उड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत लाइट होते हैं और इनके ये बाल बाल से इनके विंग्स का काम करते हैं। ठीक है, और ये विंग्स जैसे से ये इजीली हवा में उड़ पाते हैं। ठीक है, सीड ऑफ कॉटन, मदार, हिप्टेज और लाइट, हल्के होते हैं, हैव हेयर्स और विंग्स सो दे कैन इजीली कैरिड बाय द विंड। नेक्स्ट आता है लोटस। लोटस आपने देखा है पानी में उगता है। लोटस फ्रूट हैज़ अ स्पॉन्जी पार्ट एंड द कोकोनट हैज़ अ फाइब्रस आउटर कवरिंग टू एनेबल देम टू फ्लोट ऑन वाटर। लोटस का भी बहुत ही स्पॉन्जी उसकी पार्ट्स होते हैं जहाँ उसकी सीड्स होती हैं, जिससे उसके पानी में बह जाते हैं उसके सीड्स। ऐसे ही कॉटन के ये बहुत ही हेरी फाइबर उसकी कोटिंग होती है। ठीक है, तो जिसकी वजह से जिसमें उसके सीड्स होते हैं और जो उसमें पानी में वो तैर पाता है, फ्लोट करता है, और उसके पानी में उसकी वजह से उसके सीड या पूरा कोकोनट तैर के दूर चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं, जैसे चेरी खाई, मैंगो खाया और एप्पल खाया और उसके सीड्स फेंक दिए यहाँ वहाँ। ठीक है, या पार्क में खाए या एनिमल्स ने खाए, इधर कहीं फेंक दिए जो सीड्स को। अच्छा, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिला, कहीं मिट्टी में जा गिरे, पानी मिला, धूप मिली, तो वो नए प्लांट में उग जाते हैं। कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जैसे आप यहाँ देखेंगे जिनके ऐसे हुक्स जैसे सी चीज़ होती है, जो दूसरे एनिमल्स, जैसे कोई बड़ा एनिमल आया फरी फरी वाला, उसके बालों में फंस गए। ठीक है, और वो भागा भागा कहीं गया और कहीं और गिर गए। तो ऐसे ये होते हैं जिनके हेयरी स्किन में फंस जाते हैं और दूर चले जाते हैं। कुछ होते हैं बहुत छोटे, जैसे कि बर्ड्स खा लेती हैं उन्हें, जैसे यहाँ इसके देखेंगे आप स्पीयर ग्रास के, बर्ड्स खा लेती है और फिर वो इधर उधर चली जाती हैं, और जब वो अपनी पॉटी करती हैं या अपना ड्रॉपिंग्स कहते हैं उनको, ड्रॉपिंग्स करती हैं, तब वहाँ पे वो उनमें सीड्स उनके कहीं भी गिर जाते हैं। इस तरीके से कहीं भी सीड्स पहुंच जाते हैं। ये मैंने आपको बर्स्ट का एग्जांपल बताया था, मटर के दाने, ये देखिए यहाँ बर्स्ट हो गया, दाने बिखर गए। ठीक है, तो ये प्रोसेस है सब सीड्स फैलाने का, पेरेंट प्लांट से दूर ले जाने का सीड्स को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। एक तो सीड में से प्लांट बनता ही है, सीड के अलावा जो प्लांट एग्जिस्ट करता है ऐसे भी एक तरीका होता है, आपने कभी देखा हो घरों में भी या टीवी में, किसी और पार्ट से भी प्लांट उग जाता है। ज़्यादातर हमने रोज़ का एग्जाम्पल देखा होता है या पटैटो का देखा होता है। रोज़ में हमने देखा है कभी कोई रोज़ की डंडी लाता है, या आपने कभी घर में लगाया हो माली से। ठीक है, वो डंडी ला देते हैं और लगा देते हैं, और उसको प्रॉपर तरीके से केयर उसकी करी जाए तो उस डंडी में से भी नया प्लांट उग जाता है। रूट या सीड नहीं चाहिए खाली, उसमें से भी रूट्स आने लग जाती हैं और दोबारा से वो प्लांट बन जाता है स्टेम से ही खाली। ऐसे अपने पटैटो का देखा हो, पटैटो में कभी रखे होते हैं, पुराने हो जाते, गर्मियों में गर्मी वार्मथ भी मिलती है तो उगने लग जाते हैं उनके ऊपर, है ना। तो वो दूसरे पार्ट्स में से भी प्लांट बन जाता है, नॉट ओनली सीड्स। सीड्स के अलावा नया प्लांट ग्रो कर सकता है अदर पार्ट्स में से भी। ये नहीं है हर पार्ट में से, किसी का किसी में से, किसी का किसी में से, सबका डिफरेंट होता है। ठीक है,
जैसे रूट्स में से भी, स्टेम से, लीव्स से, पेरेंट प्लांट की। सम प्लांट्स जैसे रोज, शुगर केन, हिबिस्कस स्टेम कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। पटैटो भी एक स्टेम है जो अंडरग्राउंड ग्रो होता है और उसके ऊपर बर्ड्स उगने लग जाती हैं जिनको आई कहा जाता है। Any part of a potato that has buds on it can grow into a new plant। ठीक है, कोई भी पोटैटो का पार्ट जिसमें बड उगनी शुरू हो गई है उससे हम न्यू प्लांट बना सकते हैं। अनियन, जिंजर आर ऑल्सो अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये भी अंडरग्राउंड स्टेम्स हैं। आपने अनियन में से भी देखा होगा, कभी कभी उसकी टेल निकलने लगती है। ठीक है, तो इनसे भी हम न्यू प्लांट्स बना सकते हैं। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे कहते हैं, कैरेट, गाजर एग्जांपल्स हैं रूट्स के जो न्यू प्लांट में ग्रो हो सकती हैं। लीव्स जो न्यू प्लांट में ग्रो हो सकती है उसका एग्जांपल है ब्रियोफिलम। ये इससे नया प्लांट हम उगा सकते हैं। ठीक है, अब आता है क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स। प्लांट्स of one kind grown in a particular area or region during a particular period are called crops। ऐसे प्लांट्स या एक टाइप, किसी टाइप के जो एक टाइप के हों, एक जैसे हों और एक पर्टिकुलर एरिया में उगाए जाएं किसी पर्टिकुलर पीरियड में, जैसे समर्स में, या कुछ समर्स में आते हैं, कुछ विंटर्स में ज़्यादा आते हैं। ये भी सीज़न वाइज होती हैं, उनको क्रॉप्स कहते हैं। फार्मर्स अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगाते हैं अलग अलग सीज़न में, जैसे कि वीट, ग्राम। ये नवंबर से अप्रैल में उगाई जाती है और इनको राबी क्रॉप्स या विंटर क्रॉप्स कहा जाता है। क्रॉप्स जो कि जून से अक्टूबर में उगाई जाती हैं उनको खारिफ क्रॉप्स कहा जाता है, या मॉनसून क्रॉप्स जैसे कि राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा। ये खारिफ क्रॉप्स हैं, इनको ज़्यादा पानी चाहिए होता है, मॉनसून सीजन में ही उगती हैं। कुछ सब्जियां जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन, पी, मटर, ये सब विंटर की हैं, विंटर में उगाई जाती हैं। कुछ सब्जियां ब्रिंजल, पम्पकिन, घिया, ठीक है, ये सब समर की वेजिटेबल्स हैं। तो डिफरेंट पार्ट्स डू नॉट ओनली ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन्स बट ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल। क्योंकि अलग अलग टाइप के प्लांट्स को अलग अलग क्लाइमेट और सीज़न भी चाहिए होता है और अलग अलग टाइप की सॉइल भी चाहिए होती है। ठीक है, इफ़ वी नो द कंडीशंस दैट आर सुटेबल फॉर द जनरेशन ऑफ सीड वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स। अगर हमें नॉलेज हो, हमें पता हो कि किसी प्लांट को कैसी कैसी कंडीशंस चाहिए, कैसे कैसे वो उग पाएगा, तो हम बेटर क्रॉप्स उगा पाते हैं। इसके भी नॉलेज होना ज़रूरी है। प्लांट्स उगाना, उनको मेंटेन करना ईजी नहीं है। राइस, जूट ग्रो इन क्लेस। राइस और जूट क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल होती है बहुत गीली मिट्टी जिसमें पानी ज़्यादा होता है। विच होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर, जिसमें पानी ज़्यादा होता है। दैट इज़ वाई मोर राइस इज़ ग्रोन इन अराउंड वेस्ट बंगाल में ज़्यादा पानी, ज़्यादा इसलिए राइस उगता है। वहीं वीट को देखा जाए तो वीट को थोड़ी सूखी मिट्टी चाहिए होती है, सैंडी या इरीगेटेड सॉइल ऑफ पंजाब, इसलिए उत्तर प्रदेश, पंजाब में वीट ज़्यादा उगता है। ज्वार, बाजरा, इन सबको भी सैंडी सॉइल चाहिए, इसलिए वो राजस्थान में उगते हैं। कॉटन ब्लैक सॉइल में ज़्यादा अच्छे से उगता है जो सेंट्रल या वेस्टर्न इंडिया में है। ठीक है, टी प्लांट्स को भी मॉइस्ट सॉइल चाहिए होता है या स्लोप्स, इसलिए वो हिली एरियाज़ में, माउंटेन्स में ज़्यादा उगते हैं, जैसे असम, नीलगिरी, दार्जिलिंग में की टी बहुत फेमस है, आप लोगों ने कभी सुनी हो असम की टी या दार्जिलिंग की टी। कोकोनट ट्रीज़ जो हैं वो कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा उगते हैं, इसलिए केरला, गोवा में कोकोनट ज़्यादा मिलता है। मेज़ ग्रोज वेल इन ड्राई सॉइल, सूखे में ज़्यादा उगते हैं, इसलिए प्लेन्स या हिल्स पे ज़्यादा होता है। अनियन, ग्राउंडनट, इनको वेल ड्रेन, बिल्कुल सूखी सैंडी सॉइल चाहिए, वहाँ उगते हैं। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्या होता है? यही खेती करना, उगाना। प्लांट्स नीड टू बी ग्रोन ऑन लार्ज स्केल टू फीड द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। सबके लिए, पूरी कंट्री में इतने लोग रहते हैं, इतनी पॉपुलेशन है, सबको खाना देना है, तो बहुत सारी बड़े स्केल पे हमें प्लांटेशन करनी पड़ेगी, क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मैन्योर, मैन्योर क्या होता है? मैन्योर सॉइल में डाला जाता है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है, उसके मिनरल्स बढ़ते हैं, अच्छा प्लांट, ताकि प्लांट को न्यूट्रिशंस मिल सकें, अच्छा प्लांट उग सके, उसके लिए ये डाला जाता है सॉइल में। फर्टिलाइज़र्स होते हैं जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, ये सॉइल में डाले जाते हैं ताकि सॉइल
में कोई हार्मफुल चीज़ें हैं या कीड़े ना लगें, कोई ऐसी चीज़ें हैं तो उसको ख़त्म कर दें। लेकिन ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना चाहिए फर्टिलाइज़र्स का। हम ज़्यादा यूज़ कर दें केमिकल फर्टिलाइज़र्स का तो वो सॉइल के लिए हार्मफुल हो सकती है, और क्रॉप्स के लिए भी। क्रॉप्स भी ख़राब हो जाती हैं कई बार, और सॉइल भी, इसलिए लिमिट में ही डालनी होती हैं। अब एक गुड और हेल्दी क्रॉप के लिए क्या होना चाहिए? वी मस्ट यूज़ हेल्दी एंड राइप सीड्स फॉर सोइंग। आप उगाने के लिए हेल्दी और बिल्कुल अच्छे पूरे बने हुए सीड्स यूज़ करें। सॉइल अच्छे से प्रॉपरली यूज़ हो, मैन्योर और फर्टिलाइज़र सॉइल में ऐड हों। सॉइल की इरिगेशन प्रॉपर हो। इरिगेशन क्या होता है? ढंग से खुदाई करके पानी डाल के नमी देना, ये सब कितनी चाहिए कितनी नहीं चाहिए। और इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स डालना, जो कि ये भी केमिकल्स हैं जो स्प्रे करे जाते हैं क्रॉप्स पे, ताकि कीड़े मकोड़े ना लगें। इफ़ स्प्रेड प्रॉपरली दे प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द पेस्ट। ढंग से अगर हम इनको स्प्रे करेंगे तो कीड़े नहीं लगेंगे, नहीं करेंगे ढंग से तो वो कीड़े लग जाएंगे। लेकिन अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं। ज़्यादा कर देंगे तो वो हम खाना खाएंगे तो हमें नुकसान देते हैं केमिकल्स हमारी बॉडी में। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स। वी नीड टू प्रोटेक्ट आर क्रॉप्स अगेंस्ट। हमें अपनी क्रॉप्स को, अपने सीड्स को स्टोर करने के टाइम क्या प्रोटेक्शन, किन से प्रोटेक्शन चाहिए? एनिमल से जो यहाँ वहाँ घूम रहे हैं वो खा जाते हैं, ग्रेजिंग एनिमल जैसे काऊ, गोट्स। पेस्ट से कीड़े मकोड़े, ग्रास हॉपर्स, कैटरपिलर्स, ये सब लग जाते हैं, ये सब ख़राब कर देते हैं प्लांट्स। और डिसीजेज, बीमारियाँ भी लग जाती हैं प्लांट्स में। इनसे हमें अपनी क्रॉप्स को प्रोटेक्शन देनी है। बिगर एनिमल्स कैन बी केप्ट अवे बाय प्रॉपर फेंसिंग। बड़े एनिमल्स हैं उनको हम फेंस लगा देंगे, चारों तरफ ग्रिल लगा दी तो दूर रख सकते हैं। आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मॉइस्चर। जब बन गए प्लांट्स, उग गए, उनमें से सीड्स हमने निकाल लिए, सपोज गेहूँ है या चावल है, हमने निकाल लिए, बोरियों में बंद करके रख दी सीड्स उनके सारे। ठीक है, तो अब भी उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। एनिमल्स उनको खा जाते हैं। एनिमल्स को चलो आपने फेंसिंग से दूर भी कर दिया, पर उसमें ज़रा सी भी पानी का टपका या नमी नहीं जानी चाहिए। नमी जाने की वजह से भी वो ख़राब हो जाते हैं। नेक्स्ट, चूहे, मोल्स, बर्ड्स, स्क्रूल्स, इंसेक्ट्स, ये सब भी खा जाते हैं, इनसे भी बचा के रखना है। सो दे मस्ट बी स्टोर्ड इन एयर टाइट या सील कंटेनर में हमें इनको स्टोर करना चाहिए। देखा होगा आपने चावलों में या आटे में छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, सुरसी कहते हैं जिनको। प्लांट्स लाइक अदर लिविंग थिंग्स नीड लव एंड केयर। प्लांट्स को भी, जैसे एनिमल्स को या ह्यूमन बींग्स को प्यार चाहिए, केयर चाहिए, ऐसे प्लांट्स को भी चाहिए। फेवरेबल कंडीशंस मिलेंगी, ध्यान रखोगे अच्छे से, प्यार से हम सब केयर करें उसकी, तो वो अच्छे से उग पाते हैं। और अच्छी क्रॉप्स उगेंगी, अच्छे प्लांट्स उगेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारी वेल्थ के लिए, हमारी कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। तो ये था हमारा चैप्टर। होप आप सबको समझ आया हो। प्लीज़ आप सब एक बार इसकी एक्सरसाइज भी ट्राई करें। कोई डाउट है, कोई है, तो प्लीज़ मुझे पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर, पार्ट नंबर से आप मेरे से पूछ सकते हैं। चैप्टर में कोई डाउट है वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। तो समझ आया होगा वो आपको चैप्टर। अच्छा चैप्टर था। थैंक यू सो मच।